एपिसोड 68। छात्र आंदोलन हाईजैक हो गया। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। बात आमजन के विशेष में मैं आपका दोस्त रमेश अग्रवाल, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली की संसद के हंगामे की और देश के मोदी विरोधी राजनेताओं ने छात्र आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, बच्चों से छीनकर अपने हाथों में ले लिया है। सब सोच रहे हैं कि यूपी चुनाव नजदीक है तो कोई ना कोई विरोध का मुद्दा तो चाहिए, जैसे योगी और मोदी को इनके गद्दे से हटाया जा सके। और ये सब जानते हैं कि दिल्ली की राजगद्दी यूपी से होकर गुजरती है, लखनऊ से होकर गुजरती है। और चूंकि अब मौका है कि कुछ ही महीनों में यूपी के चुनाव होने वाले हैं, वरना तो फिर 5 साल की जाएगी। दिल्ली के भागों छीका टूट गया, सीजेपी का आंदोलन हुआ और दमादम सारे विपक्षी नेताओं ने इसमें अपनी एंट्री मार दी, अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी ताकि वह जनता की लाइमलाइट में आ जाए। यह अलग बात है कि उन्होंने ऐसा कोई जनता की समस्या के समाधान के लिए कोई काम किया हो पिछले 5 वर्षों में, वो कहीं दिखाई नहीं देता। इन विरोधी पार्टियों का गत 5 साल में, और ये कहीं जब से मोदी है पिछले 12 साल से सिर्फ और सिर्फ ये इन प्रकार, पहले मोदी और अब उसमें जुड़ गए योगी भी, उनका विरोध है। और ये लोग मोदी योगी का विरोध करते करते इनको ही पता नहीं लगा कि ये सब लोग कब राष्ट्र का विरोध करने लग गए। सब सोच रहे हैं कि यूपी चुनाव नजदीक है तो कोई ना कोई मुद्दा इन विरोधी दलों को ऑक्सीजन के रूप में चाहिए। तो इस दिल्ली के दंगल में केजरीवाल मुख्य खलनायक है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्होंने पुरानी फिल्मों में प्रसिद्ध खलनायक प्रेम चोपड़ा के डायलॉग जरूर सुने होंगे, और प्रेम चोपड़ा की खलनायक की फिल्में भी उन लोगों ने अवश्य देखी होगी। उस जमाने में फिल्म के पोस्टर पर प्रेम चोपड़ा की फोटो दिखाई देते ही लोगों को लग जाता था कि इस फिल्म में यह आदमी कोई ना कोई कमीनात, कोई ना कोई गद्दारी और हीरो के साथ कोई ना कोई बदमाशी जरूर करेगा। और प्रेम चोपड़ा से भी पीछे जाएं तो एक और खलनायक, जिनकी खलनायकी की आज भी एक्टिंग जो थी वो आज भी हमारे जहन में बिल्कुल याद है, जिनका नाम था जीवन। जीवन नाम के जो खलनायक थे, उन्होंने भी खलनायकी के रूप में अपना नाम बहुत रोशन किया। उनके आते ही भी जिस भी फिल्म में उनकी फोटो या नाम दिख जाता था, लगता था कि इंसानियत की और मानवता की सारी हदें पार हो जाएंगी। और वर्तमान खलनायक शक्ति कपूर, कादर खान, अमजद खान इत्यादि 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 खलनायकों की फिल्में तो शायद अधिकांश लोगों ने देखी भी होगी। इनको आप सब भूले भी नहीं होंगे। इनका युग रहा 1972 से 1995 तक, जब इन लोगों की खलनायकी का बिगुल फिल्मी दुनिया में बसता था। कोई भी फिल्म इनकी खलनायकी के बिना पूरी नहीं होती थी। इनके बाद शायद ही कोई खलनायक ऐसा हुआ हो जिनको फिल्म के पोस्टर पर देखते ही उस फिल्म में उसकी गलत हरकत या कमीनी करतूतें याद आती होंगी। माफ करना, मैं खलनायक के रूप में उनकी फिल्मी एक्टिंग की बात कर रहा हूं। मेरा कमिटमेंट या मेरा कमेंट उनकी निजी जिंदगी के बारे में बिल्कुल नहीं है। मैं उनके अभिनय की तारीफ कर रहा हूं, नहीं कि उनके व्यक्तिगत जीवन की। ये सारे खलनायक जो मैंने अभी बताए, जितना भी मैं जानता हूं, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत अच्छे थे। मित्रों, आज की राजनीति का परिदृश्य भी ऐसे ही खलनायकों से भरा पड़ा है। वो राजनीतिक जिंदगी में भी
इन खलनायकों के सारे कामों को अपना रहे हैं और उनकी एक्टिंग को आजकल यही राजनीतिक खलनायक अपने जहन में और अपने जीवन में उतार कर रहे हैं। आश्चर्य है, जिस कांग्रेस के आकाओं ने 1947 से लेकर बीच के कुछ वर्षों को छोड़कर 2014 तक इस देश को किस कदर लूटा है। कांग्रेस के शासनकाल में देश में लगभग 4,82,69,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष घोटाले हुए। ये रिपोर्ट गूगल पे आधारित आंकड़ों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ये तो इनके प्रत्यक्ष घोटाले थे और बहुत से इन लोगों ने प्रत्यक्ष घोटाले भी किए, उनकी लिस्ट अलग है। जिसमें जयपुर के जयगढ़ किले में इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी द्वारा जो खुदाई करवाई गई थी, जिस समय देश में इंदिरा गांधी की सत्ता थी, 5 महीने तक जयपुर के जयगढ़ किले में खुदाई चली है मित्रों, 5 महीने तक। और सेना के ट्रकों के द्वारा खुदाई में मिली अकूत संपत्ति, जिसमें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात महीनों तक सेना के ट्रकों में लाद लाद कर दिल्ली ले जाए गए। कहां गई वो सारी संपत्ति? आज देश उसका हिसाब मांगता है। इतना ही नहीं, तत्कालीन जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी को विरोध करने पर इमरजेंसी में जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सत्ता के विरोध में कोई आदमी बोल नहीं सकता था और खासकर इंदिरा गांधी के विरोध में तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, 1975 में ही देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और जबरन नसबंदी भी इसी काल में की गई थी, जिसमें मैरिड और अनमैरिड किसी भी धर्म, किसी भी जाति के आदमी थे, बारातों की बसों को रोक रोक कर भी जवान लोगों की नसबंदी करवा दी गई थी। रातों रात दिल्ली का तुर्कमान गेट धूल दूषित कर दिया गया, उसको उस स्थान से मिटा दिया गया। वो कारनामा भी कांग्रेस के एक राजकुमार स्वर्गीय श्री संजय गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस के आज के राजकुमार राहुल विंसी उर्फ राहुल गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका में प्रतिबंधित ड्रग्स के एक मामले में अमेरिकी सरकार से छुड़वाया था, वरना राहुल विंसी अमेरिका की जेल में बंद होते। और वही राहुल गांधी हैं जिनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज की तारीख में दोहरी नागरिकता का केस चल रहा है, क्योंकि भारत के नागरिक तो हैं ही हैं, किसी एक और देश के नागरिक हैं, संभवतः वो इंग्लैंड है। और राहुल गांधी की माता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 1968 में राजीव गांधी जी के साथ शादी करके उसके 15 साल बाद हिंदुस्तान की नागरिकता ग्रहण किया और इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री के आवास में वो खटके से, धड़ल्ले से ध्वंसपूर्वक रह रही थी। था कोई उनको रोकने वाला? ये सब क्या कांग्रेस के अच्छे कार्य थे, या कहें कि ये कांग्रेस की बहुत बढ़िया गतिविधियां थी? और अब गुणगान करते हैं श्री अखिलेश यादव जी का। सर्वविदित है कि यूपी के मुख्यमंत्री से हटते ही अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आवास से टोंटियां उपाड़ ले गए, टाइल्स ले गए, सोफे ले गए और भी ना जाने क्या क्या सामान मुख्यमंत्री आवास से वो ले गए। और इनके नाम भी अनेक घोटाले हैं जो स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। कुछ में ये बरी हो गए अपने जुगाड़ से और कुछ अभी भी चल रहे हैं। तीसरे सबसे कट्टर और ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी से आप सब परिचित ही हैं। इनका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। इन्होंने पहले दिल्ली लूटी और आजकल इनकी कृपा दृष्टि पंजाब के ऊपर बनी हुई है। देखें पंजाब को कहां ले जाकर छोड़ते हैं। चौथे एक महान व्यक्ति हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी दिल्ली लाने आए थे इसी जंतर मंतर पर और इसी समय। इनके परिवार या कहें खानदान, अर्थात इनके दादा शेख अब्दुल्ला साहब को
उस समय कश्मीर के प्रधानमंत्री कहलाते थे, क्योंकि उस समय कश्मीर में प्रधानमंत्री की पोस्ट हुआ करती थी, मुख्यमंत्री की नहीं। उन शेख अब्दुल्ला साहब को तत्कालीन तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में डलवाना पड़ा, क्योंकि ये कश्मीर की और ज्यादा स्वायत्ता और ज्यादा स्वतंत्रता और कश्मीर के लिए अलग झंडा और अलग संविधान की मांग कर रहे थे। 1953 में नेहरू जी ने उनसे परेशान होकर उनको जेल में डलवाना पड़ा, और आज फिर उमर अब्दुल्ला उसी राह पर है। दबी जुबान से यही डिमांड कर रहे हैं, भले ही खुलकर सामने नहीं आ रहे, पर उनकी हार्दिक इच्छा तो यही है। इन महान आत्माओं के अलावा भी बहुत से लोग, या कहीं तिलचट्टे और तिलचट्टियां, कोई अभिनेता के रूप में, कोई अभिनेत्री के रूप में, कोई नेता के रूप में, कोई नचनिए के रूप में दिल्ली के इस जंतर मंतर के आंदोलन में अपनी अपनी रोटी सेकने नियमित रूप से रोज नए नए चेहरे आ रहे हैं। याद कीजिए, इनमें से कितने नेताओं के लोग हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं या सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ऐसे कितने लोगों के बच्चे, पुनः सुने, और ऐसे कितने लोगों के बच्चे, इन महामहिमों के बच्चे इस सीजेपी के आंदोलन में जंतर मंतर पर भाग लेने आए हुए हैं, क्योंकि ये आम आदमियों के बच्चों को बरगलाकर वहां ले आते हैं और उनका जीवन खराब करने के कारनामे करते हैं। क्या अखिलेश यादव जी, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या गांधी परिवार के, क्या उमर अब्दुल्ला जी के परिवार के कोई भी बच्चा इस आंदोलन को सपोर्ट करने जंतर मंतर पर आया है? नहीं। भगत सिंह पैदा हो तो पड़ोसी के घर में हो, मेरे घर में नहीं होना चाहिए। हमारे राजस्थान में, खासकर मेवात में, एक देसी कहावत है, छलनी जामे हजारों छेद वह भी बोले। अर्थात जिन लोगों में दुनिया भर के ऐब, स्वभाव और कमियां, भ्रष्टाचार, वो लोग भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर किस मुंह से भाग ले रहे हैं, समझ में नहीं आता। इस दिल्ली के आंदोलन और लोकसभा में अपनी बुझाएं फटकाने वाले एक बार अपने गुरेबान में झांक कर तो देख लें कि उनके कारनामे क्या रहे हैं। मित्रों, तकलीफ छात्र आंदोलन से नहीं, ये लोकतंत्र का संविधान प्रदत्त अधिकार है। आज भी विभिन्न तरह के आंदोलन हो रहे हैं, पहले भी हुए हैं, भविष्य में भी होंगे। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है तो हम सबको सरकार के प्रति आंदोलन करने का पूर्ण अधिकार है। अब देश का युवा कुछ विघटनकारी ताकतों के हाथ में पड़ गया है, जो इन युवाओं को लगातार भटका रहे हैं, उनको राजनीतिक टूल की तरह उपयोग में ले रहे हैं। ये विरोध मात्र धर्मेंद्र प्रधान का विरोध नहीं है मित्रों। नीट पेपर लीक के कारण ये धर्मेंद्र प्रधान का विरोध नहीं हो रहा है। ये विरोध इसलिए भी है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई तथा अन्य पाठ्यक्रमों में इस्लामिक राजाओं, ईसाइयों की जय जयकार बंद कर दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसे बहुत से चैप्टरों को कोर्स से हटा दिया है जिनमें अकबर महान होते थे, और हमारे महाराणा प्रताप उनके सामने दब्बू दिखाई देते थे। दोस्तों, इस देश में अकबर महान कभी नहीं हो सकते। इस देश में तो महाराणा प्रताप, राणा सांगा, वीर शिवाजी, तांतिया टोपे, यही लोग इस देश में महान होंगे और पूजित होंगे। कब तक हम इस्लाम के नेताओं की या इस्लाम के आकाओं को महान मानते रहेंगे? इस तरह से हमारे देश की संस्कृति और महानता को दर्शाने वाले पाठ धर्मेंद्र प्रधान ने, क्योंकि बहुत सारे कोर्स में हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश के नायकों के इतिहास जोड़ दिए हैं, वो इन्हें पसंद नहीं आते। ये भी एक विरोध का कारण है। और कुछ ही महीनों में, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी बताया, यूपी का चुनाव होने वाला है। तकलीफ और या कहीं पेट दर्द बीजेपी और मोदी को हटाना है कि ये तो सत्ता पर कुंडली मार के बैठ गए
हम लोग कैसे? अरे आप लोग क्यों नहीं जनता के हित की बातें करते? एक ऐसा सशक्त विपक्ष तो खड़ा करिए जो इन लोगों के सामने बोल सके, जो योगी, मोदी और अमित शाह के सामने लोकसभा में सारगर्भित बातें कर सके, सारगर्भित प्रोग्राम ला सके। सिर्फ और सिर्फ देश के जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनका विरोध, मोदी का विरोध, अमित शाह का विरोध, योगी का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध। क्या इस विरोध से आप सत्ता में लौट पाएंगे? कुछ तो रचनात्मक काम आप जनता को दिखाइए मित्रों। बच्चों का मन बड़ा कोमल होता है, इनका हृदय बड़ा कोमल होता है। इस उम्र के बच्चे, जिनको हम टीनेजर कहते हैं, बहुत भावुक भी होते हैं और यह उम्र कोरे कागज की तरह होती है। इस कोरे कागज पर जो भी आप लिख देंगे ताउम्र वो उसी रंग में रंग जाएगा। जेएनयू दिल्ली में 40-40, 50-50 साल के शोधार्थी, विद्यार्थी बनकर वहां अनेकों वर्षों से पड़े हुए हैं। पता नहीं किस जन्म में उनके कोर्सेज और उनकी पढ़ाइयां पूरी होंगी, लेकिन वो जेएनयू के नाम पर या शिक्षा जगत के नाम पर एक कलंक है और वो वहां अपनी ढपली गैंग के सदस्य बनकर जहां भी आंदोलन होता है उस आंदोलन में पहुंच जाते हैं और ढपली बजाते हैं। और इन लोगों की मेरे ये बात कतई समझ में नहीं आती, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। आखिर आपको किससे आजादी चाहिए? देश तो आजाद 1947 में हो चुका, फिर आप किससे आजादी मांगते हैं? एक बार धैर्य से अपना अंतःकरण में झांक कर तो देखिए मेरे बच्चों कि आप किससे आजादी चाहते हैं, किसका विरोध कर रहे हैं आप? हमारे देश की संस्कृति का? क्या आपकी जिंदगी डपली बजाने से निकल जाएगी? कोई बड़ा उद्देश्य बनाइए जिंदगी में। जैसे हाल ही में विक्रम-1 रॉकेट को छोड़ने वाले युवा, उसमें सारे की सारी टीम, जो सैकड़ों लोगों की टीम है, वो 28 से 30 वर्ष के लोगों की है। वो ढपली गैंग के मेंबर नहीं है, उन्होंने देश के लिए कुछ करने का ठाना है और वो लगातार कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस समय आप और हम सबको अपने बच्चों को इस माहौल से और इस राजनीतिक प्रदूषण से बचा कर रखना है। जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, जो हमारे महापुरुषों को गाली देते हैं और जो लोग जाने अनजाने इस टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, मेरी नजर में देशद्रोह नहीं तो क्या है। देश की सरकार से, देश के नेताओं से लाख शिकायतें हैं, मुझे भी है, आपको भी है, औरों को भी होगी, लेकिन हम उन नेताओं का, उन सरकारों का विरोध करते करते देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने लगे, आजादी मांगने लगे। किससे आजादी? कैसी आजादी? आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस विषय पर बातें तो और भी बहुत हैं, लेकिन उनकी लिस्ट, उनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। फिर किसी दिन किसी समय इस विषय पर और बातचीत करेंगे। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा? मेरे विचार, मेरी अभिव्यक्ति आपको ठीक लगी तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि बिना आपके सहयोग के ये चैनल आगे बढ़ने वाला नहीं है। आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।